हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा को ध्यान में रख के प्रीवियस ईयर की पेपर की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 2022 से लेके 2017 तक की सीरीज हो चुकी है। और आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को सॉल्व, जो कि 20 मार्च 2016 को आयोजित की गई थी। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग शुरू करेंगे और अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको। और इससे पहले की सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को भी चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। और साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव हों वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ताकि उस पर भी विचार कर सकें। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला इसमें भारतीय जो इतिहास का उसका सेक्शन है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे? 13वें शिलालेख से, रोमिंदेय स्तंभ लेख या ह्वेनसांग के विवरण या प्रथम लघु शिलालेख से। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख था, जो कि कलिंग कहाँ पर था? उड़ीसा में। तो यहाँ पर जो है कि इससे संबंधित था, 13वें शिलालेख से संबंधित है। तो यहाँ से हमें ज्ञात होता है जानकारी कि अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात कि 261 ईसा पूर्व में घटी थी। जब वो राज्य गद्दी पर बैठते हैं राज्याभिषेक कराने के बाद, तब वो 8वें वर्ष के पश्चात यह युद्ध करते हैं। और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से पीड़ा हुई और अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया, और उसके बाद से उसने कभी भी तलवार नहीं उठाई, यानी कोई युद्ध भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं, सराय नाहर से, मौदहा से, दमदमा से या लंगनार से। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। दमदमा से आपको 3 जो है कि मानव कंकाल मिले हैं। जैसे पढ़ते हैं, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय और मौदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। ये तीनों ही यूपी के स्थल हैं। उत्खनन के परिणाम स्वरूप मध्य पाषाण काल के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इसमें से 5 समाधान युग्म समाधान है, यानी कि 2 लोगों को एक साथ दफनाए गए हैं, और वहीं एक समाधान ऐसा मिला है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं, जबकि सराय नाहर से ऐसी ही समाधि मिली है, तो जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि 3 जो थे वो दमदमा से किए गए थे, और वहीं आपके जो 4 हैं वो कहाँ से थे? सराय नाहर राय से। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं और कब्रें छिछली और अंडाकार थी। अगला प्रश्न, द रूट्स ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया, यानी कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के जो लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के सबसे अधिक जो कंकाल मिले हैं वो लिखैया से मिले हैं। JN पांडे जी की जो पुस्तक है उसमें पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, पृथिव्या प्रथम वीर, ध्यान दीजिएगा, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी ये? तो समुद्रगुप्त की यह उपाधि थी। किसकी थी? समुद्रगुप्त की। तो यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि इसका अर्थ जो होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, यानी कि पृथ्वी पर प्रथम वीर हो गया। मध्यकालीन इतिहास में भी कुछ प्रश्न पूछे गए कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था, जो कि पाल वंश से संबंधित था। धर्मपाल एक उत्साही बुद्ध था, यानी कि बौद्ध था। उसके लेखों से उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। और पालों ने जो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज पे एकाधिकार करने के लिए हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, तो इन्होंने नगलापुर नाम के जो है कि नगर की स्थापना की थी।
कृष्णदेव राय के शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग यानी कि स्वर्ण युग माना जाता है साहित्य का। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि जैसी उपाधियां धारण की थीं और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नगलापुर नामक एक नए नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण किया था। हजारा स्वामी जो मंदिर है और विट्ठल स्वामी मंदिर ये इनके ही द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने मुख्य रूप से चित्रकला को संरक्षण दिया था, इसलिए चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को माना जाता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। इसने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया था। इसका दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध, राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई और जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध जो चित्रकार थे जैसे अबुल हसन, जिनको नादिर उद जमा की उपाधि थी, उस्ताद मंसूर, इनको नादिर उल असर की, फारूक बेग, बिशन दास, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सभी लोग मुख्य रूप से चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में रहते थे। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया और इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान महत्वपूर्ण पद दिया था और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश ने किया था। तो इन दोनों के बीच में ससुर और दामाद का भी एक संबंध था और सर ए जहांदार के पद पर भी यह रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने यह जो है कि शिक्षा ली थी। हालांकि अकबर के शासनकाल में तानसेन नाम का जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ था वो भी रहा करता था। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मुगल शासक अकबर जो था नगाड़ा बजाने में प्रवीण था, यानी कि अच्छा खासा जो है कि जानकार था नगाड़ा का। और अगला प्रश्न है 11, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वह स्थित था लखनऊ में। तो लखनऊ में मुस्लिम न्याय शास्त्र पर जो है कि बहुत बल दिया गया था। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजामी निश्चित किया तथा उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था और इसके अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें होती थीं। तो आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 की जो पहली पानीपत की युद्ध थी उसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में ही मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पे बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था, तुलगमा युद्ध नीति का। और इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली यानी उस्ताद कुली कह सकते हैं, उस्ताद अली भी कह सकते हो, इस नाम का व्यक्ति कर रहा था और बंदूकचियों का जो नेतृत्व था मुस्तफ़ा कर रहे थे। तो ये दोनों ही उसके प्रमुख जो है कि योद्धा थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हेमू के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि एक अंतिम हिंदू राजा था यह माना जाता है। भारत के महान योद्धा एवं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। 350 वर्षों से अधिक के मुस्लिम शासन के उपरांत उन्होंने उत्तर भारत में हिंदू शासन की पुनः स्थापना हालांकि कम समय के लिए ही की थी लेकिन की थी और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी जो कि अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और दिल्ली के अंतिम यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में उन्हें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य
कहना उचित होगा। और ये जो हेमू ने जो विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ये 14 नंबर के थे, यानी कि 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और अंतिम उपाधि किसने ली थी? हेमू ने ली थी। अब आता है आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 1820 से लेकर 1827 तक थे। सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इनकी जो है कि इन्होंने लागू की थी और इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से और असम और कुर्ग जो कि कर्नाटक का एक भाग था, इसमें लागू की गई। रैयतवाड़ी में होता था दोस्तों कि किसान डायरेक्ट सरकार से अपना समझौता करेंगे, पट्टा करेंगे। रैयत मतलब होता था किसान। क्वेश्चन नंबर 15, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये दोनों अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि मोहम्मद अली हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या पहले पढ़ें कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था कि तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। क्योंकि पहला विश्व युद्ध जब समाप्त हो रहा था 1918 के आसपास, तो उस समय अंग्रेजों ने तुर्की के जो खलीफा थे उनकी सत्ता को हटा दिया। तो इसी के खिलाफ होकर भारतीय मुसलमान एकजुट हुए और इसी समय असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो इन सभी के जो धार्मिक और राजनीतिक जब आंदोलन मिलाए गए, असहयोग और खिलाफत, तो इस चीज़ के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध भी किया था। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन आपके सहारनपुर में शुरू हुआ था 1866 में। देवबंद आंदोलन शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद और अन्य लोगों के द्वारा 1866 में शुरू किया गया और इसको दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में जो गठित पार्टी थी उसका नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी थी और इसमें इनके साथ विट्ठल भाई पटेल जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, यह भी इसमें शामिल थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सी आर दास तो इसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ? तो सतारा होता है। सतारा के बाद जैतपुरा आता है, फिर संभलपुर आता है, फिर बघाट आता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुरा और संभलपुर 1849, फिर बघाट 1850 और उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854, करौली 1855। तो इस तरीके से जो है कि इनका अतिक्रमण किया गया। और अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक वॉर जो हुआ था वो एक्स-ला-सैपल की संधि से जो है कि समाप्त हुआ 1748 में, जो कि 40 से 48 तक हुआ। और तीसरे कर्नाटक युद्ध, दूसरे कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो जो पहला मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी और मद्रास संधि हुई थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो अनिर्णित युद्ध रह गया था। तो आइए इसको आगे व्याख्या में समझ लेते हैं कि जो पहला कर्नाटक वॉर हुआ था 1740 से 48 के बीच में, इसमें एक्सला-चैपल की संधि या एक्सला-सैपल की संधि से समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक वॉर पेरिस की संधि से समाप्त हुआ और दूसरा कर्नाटक वॉर अनिर्णायक रह गया और प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों की हार हुई, यानी ब्रिटिश की हार हुई। अच्छा, जो कर्नाटक वॉर था दोस्तों, ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा था, ये ध्यान देना है आपको। और जो मैसूर युद्ध था ये अंग्रेज़ों और मैसूर, जिसमें हैदर अली एक तरफ थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, इन दोनों के लिए ही आता है। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भी काम किया था और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो जैसे डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया। विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना भी की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं और दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोधो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था।
और अगले प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती, रेड कुर्ती भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन जो था वो स्थापित किया गया और इन्हें लाल कुर्ती नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया, श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। जब अन्य प्रांतों मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उस समय यहाँ पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविना अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पूरा सहयोग किया और इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि का परित्याग कर दिया? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो इन्होंने अपनी उपाधि इसके विरोध में त्याग दी। और रॉलेट एक्ट कब आया था? यह 1919 में आया था, ठीक है, मार्च में। साइमन कमीशन 1927 में आया था, और मतलब 1928 में। और क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो यह मार्च 1948 में आया था। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब हमारा अगला प्रश्न है 23, जो कि भूगोल से संबंधित है और भारतीय भूगोल की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो आइए हम इसका व्याख्या पढ़ते हैं। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में, जहाँ से गंगा नदी भी निकलती है, और भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है। 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 2015 में यह पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। तो उत्तराखंड में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछ रहा है पर्वतीय दर्रा और राज्य। तो माना, नाथुला, जोजिला, सिपकिला। तो आप देखेंगे कि जो माना है, नाथुला, जोजिला, तो चलिए मिलान करना शुरू करते हैं हम लोग। तो जोजिला आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और नाथुला जो है कि सिक्किम में हो जाएगा, सिपकिला आपका उत्तराखंड में, और माना, नीतिला, ये सारे दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम दोस्तों यहाँ पे देखिए विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना। तो सबसे नवीनतम जो है कि गोंडवाना है और इसकी शुरुआत होती है आर्कियन से। तो धारवाड़ चट्टान की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ, रूपांतरण और भ्रंशन हुआ, और ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। और फिर धारवाड़ के बाद जो निर्माण होता है वो होता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। तो कुडप्पा का चट्टान कैसे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ, और विंध्यन जो है कि कुडप्पा के बाद हुई, और इनमें चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। और विंध्यन के क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में प्राप्त होता है, जिसमें सबसे अधिक जो है कि पश्चिम बंगाल में रानीपुर, जो कि ऊपरी गोंडवाना का क्षेत्र है, वहाँ प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र से कोयला का उच्च श्रेणी प्राप्त होता है, जिसमें सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला यहाँ पे प्राप्त होता है, जिसमें सल्फर की मात्रा तो न्यूनतम होती है, लेकिन कार्बन की मात्रा मैक्सिमम होती है, इसीलिए अच्छी कोटि का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा जो है कि सही हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से जोजिला दर्रे से श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो आपको पहले जो है कि कहाँ जाना है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा प्रयोग करो, फिर श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा प्रयोग करो। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन लद्दाख और जम्मू कश्मीर घूम के आया दोस्तों, इन दर्रों से होकर गुजरा है, तो वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप का मतलब हो गया दक्षिण भारत की बात कर रहा है, और ये अनाईमुडी यानी जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और ये पूरे दक्षिण भारत की है। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी नीलगिरी की दोदा बेट्टा, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, और जबकि दोदा बेट्टा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न है 28,
निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर आज भी उत्तर प्रदेश ही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो ट्यूबवेल होते हैं, नलकूप होते हैं, उसके द्वारा जो है कि सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 29। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ये तो कर्नाटक लिखा हुआ है, लेकिन आपको करंट अपडेट कर लेनी है कि कर्नाटक है या कोई और भी आ गया है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे, तो ये आप लोग करंट अफेयर्स में अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल की बात है तो उसमें कौन कौन शामिल हुआ है? तो आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो आप देखेंगे कि आगरा यहाँ मान लीजिए यूपी में है और यहाँ दिल्ली है और यहाँ जयपुर है, तो इस तरीके से इसका मिलान किया गया, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है। अब आप लोगों को एक प्रश्न मैं देता हूँ कि यूपी में जो है कि आर्क जो बनाया जा रहा है, ठीक है, कल्चरल आर्क, जिसमें आगरा से शुरुआत होती है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी और एक शहर मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोग बताइएगा। तो अगले प्रश्न में 31, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे हम कोंकण कहते हैं। पश्चिमी जो कि कर्नाटक के ऊपर का जो तटीय क्षेत्र होता है उसे हम कोंकण कहते हैं। जैसे भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार जो ओडिशा वगैरह का तट होता है और वही तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तथा कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तातीपाका तेल शोधन जोशाला है वो अवस्थित कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अधिकार में ONGC, और ONGC का मुख्यालय मैंने आपको बताया था दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। क्यों होती है चेन्नई में भाई? तो आइए देखते हैं हम लोग कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो लौटते हुए मानसून को कहते हैं निवर्तन, जिसे हम कहते हैं, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की रॉयल सीमा में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। इस समय चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस समय? जाड़े में, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत ही कम। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। तिलैया बांध कोनार नदी नहीं बल्कि बराकर नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि गोदावरी की दामोदर की सहायक नदी है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। केवल बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, तो जो कि झारखंड राज्य में कोडरमा जिले के बराकर नदी पर अवस्थित है। और बराकर आपकी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। और दामोदर एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्वी घाट की तरफ भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि ड्रिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कूट के अनुसार निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी झील, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो सुपीरियर झील होती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। दूसरी आपकी आती है विक्टोरिया झील, जो कि आपकी कहाँ पर मिलेगी? साउथ अमेरिका में विक्टोरिया झील है, साउथ अफ्रीका में। और तीसरी आपकी मिलेगी बैकाल झील, जो रसिया में है, रूस में। और फिर नंबर 1 पे आती ग्रेट बियर लेक, ये आपके कनाडा में आती है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देंगे, तो उससे ही हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो का लाइक एम है हमारा दोस्तों, कम से कम 100 लाइक तो इस पर ज़रूर मिलने चाहिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो, हमारी टीम भी मोटिवेट हो कि हम आपके लिए अगर एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छी जगह पहुँचा रहे हैं चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ बंदरगाह हैं और देश हैं। रॉटरडम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है नीदरलैंड का। इगारका चीन का बंदरगाह नहीं है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे का है। जकार्ता इंडोनेशिया का है। तो ये जो इगारका बंदरगाह है ये रूस का है, न कि चीन का है। अगले प्रश्न को देखते हैं 37,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोएन जो हवा है वो आल्प्स पर्वत पर चलती है स्विट्जरलैंड के तट पे। बोरा ये पोलैंड में नहीं चलती है। मिंस्ट्रल राइन घाटी जर्मनी में चलती है। और खमसिन मिस्र में चलती है। जबकि बोरा जो है कि एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पे चलती है, सामान्यतः इटली की ओर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, ये इटली में चलती है। 38 प्रश्न है। यहाँ पे घास के मैदान दिए हुए हैं और महाद्वीप दिए हैं जो आपको मिलाने हैं। अगर आप देखेंगे कि लानोज हो गया, स्टेपी हो गया, प्रेरीज हो गया और वेल्ड हो गया। तो अब आप देख लीजिए इसको कैसे मिलाते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो वेल्ड जो होते हैं घास के मैदान, ये तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें प्रेरीज की तो ये दक्षिण अमेरिका ये तो आपको मिलेंगे प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपी की बात करेंगे तो ये यूरोप में होते हैं। और लानोज की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। ये घास के मैदान होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, लानोज आपको दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला वगैरह के क्षेत्र में मिलते हैं। स्टेपी आपको यूरोप में मिलते हैं। प्रेरीज आपको नॉर्थ अमेरिका में और वेल्ड आपको अफ्रीका में मिलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? यहाँ ऑप्शन तो दिया है केन्या जो कि 2014 का आंकड़ा है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स में अपडेट हो जाना है कि 2022 में इस समय कौन सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला प्रश्न है जनजाति और क्षेत्र। खिरगिज की बात करेंगे तो ये मध्य एशिया की है। बुशमैन की बात करेंगे तो ये कालाहारी की है। एनू की बात करेंगे तो ये आपके जापान की हो जाएगी। और बद्दू की बात करेंगे तो ये आपके अरब देश की हो जाएंगी। तो ये इसकी जनजातियां हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि खिरगिज आपकी मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान और बद्दू अरब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41। निम्नलिखित सूचियों को फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, जैसे किनकी, कैंटन, लॉरेन और बेला हॉरिजॉन्टले। तो आइए हम इसके सीधे व्याख्या पर चलते हैं और वहीं से इसका मिलान करते हैं। किनकी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जापान में है, कैंटन चीन में है, लॉरेन फ्रांस में है और बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील में है। अगला प्रश्न है 42। केंद्र और खनिज की बात करें तो मकूम जो है कि कहाँ पे है, डल्ली राजहरा कहाँ है, कोरापुट कहाँ है, चित्रकूट कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे यह नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से क्षेत्र में, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से खनिज यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो चित्रदुर्ग तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके लौह अयस्क से संबंधित हो जाएगा। और डल्ली राजहरा आपका कोयला से हो जाएगा। कोरापुट आपका बॉक्साइट से हो जाएगा। और मुकुम आपका मैग्नीज से हो जाएगा। मकुम तो देख लेते हैं यहाँ पे सही मिलान हुआ है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसने बदल दिया कि मकूम को कर दिया कोयले से, डल्ली राजहरा से लौह अयस्क, कोरापुट से बॉक्साइट, चित्रदुर्ग से मैग्नीज, जबकि चित्रदुर्ग से आपका लौह अयस्क भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितने पर? तो 23.5 डिग्री पर, यानी कि 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 44 जो पर्यावरण से संबंधित है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब शुरू हुई? तो 2008 से शुरू हुई थी। कब से? 2008 से। तो यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसको तो आप लोग एकदम घोट लीजिए, पी लीजिए। यह प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया, जिसमें 8 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। पहला है नेशनल सोलर मिशन यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन। तीसरा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। चौथा राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली परिरक्षण मिशन। और छठा यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। 7वां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। 8वां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीति या कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपकी यहाँ पे मीथेन, ये तीनों ही यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये हैं यहाँ पर मुख्य रूप से। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 46 प्रश्न नंबर पे देखें तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि ये जो वन होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास के जोन में पाए जाते हैं। 47 प्रश्न है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा या डी? तो सभी समस्याएं यहाँ पर क्रिएट होती हैं अगर हम उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उर्वरक का अत्यधिक उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जैसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुँचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है।
48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम की बात करेंगे तो धान का खेत, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। धान के खेत में बुआई की जाती है, जबकि घास का मैदान, वन, झील, ये तीनों ही प्राकृतिक होते हैं। इसको मानव निर्मित नहीं करता है, ये खुद ही निर्मित हो जाती हैं। 49 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि जब गाड़ी बंद होती है तो आपको अपने शीशे बंद करके नहीं रखने चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस है। यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 250 से 300 गुना तेज़ी से संयुक्त हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव कहाँ पे होता है? एक निर्माता होता है? नहीं। केवल प्राथमिक उपभोक्ता होता है? यह भी नहीं, क्योंकि मांसाहारी भी तो होते हैं मानव, तो केवल प्राथमिक उपभोक्ता तो नहीं होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक और द्वितीयक दोनों? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, दोनों ही प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण बिल्कुल हो रहा है, विदेशी प्रजातियों का समावेश यह भी है, अत्यधिक दोहन यह भी है, लेकिन प्राकृतिक आवासीय विनाश, अगर प्राकृतिक आवास को विनाश कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। हालांकि कारक ये चारों ही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे अधिक यही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो आप देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा 5 अनुसूचियां हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से हम इनको क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नाइट्रेट कहते हैं। वस्तुतः नाइट्रेट और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं, क्योंकि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो अमोनियाकरण के माध्यम से टूटते हैं और नाइट्रेट के रूप में जब आते हैं तब जो है कि वो प्राप्त करते हैं। 54 प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो मीथेन को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मीथेन सबसे अधिक निकलती है। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस है। लगभग 74% गैस यहाँ से निकलती मीथेन की, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 55 है, जो कि विज्ञान के सेगमेंट से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर से विकिरण तापमापी होता है, यानी कि विकिरण का तापमान लेते हैं। तो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमानों की माप की जाती है, हाई टेम्परेचर की, और इसमें ऊष्मीय विकिरण का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनोमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा यानी यंत्र जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। 57 प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है, जबकि बायरोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, और हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मानव की सामान्य आँख जो स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है कितनी? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर अगर कोई चीज़ दिख रही है तो मान लिया जाता है कि उसकी आँख नॉर्मली सही है, और अगर 25 सेंटीमीटर या उससे कम की दूरी पर भी कोई वस्तु उसे नहीं दिख रही है सामान्य रूप से, तो इसका मतलब उसकी आँखों में प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न 59, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, और यह जो है कि सिद्धांत सबसे पहले जॉर्ज लेमेंटर साहब ने 1927 में दिया था। कब दिया था? 1927 में। हालांकि आगे चल के रॉबर्ट वैगनर साहब ने 1967 में इस
सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत कर दी थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था और यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु था जिसमें इतना अधिक संकेंद्रण यानी इतना घनत्व इतना ज़्यादा था द्रव्यमान के साथ कि जब उसमें अचानक से महाविस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यानी बिग बैंग की इसे उपमा दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 60 है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा जो है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सेगमेंट इसी में रसायन विज्ञान का है। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदकों और प्रशीतकों दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? हैवी वाटर, यानी कि D2O जिसे हम कहते हैं भारी पानी। ये दोनों ही कामों में प्रयोग होता है, मंदक और शीतलक दोनों में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। सौर सेलों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वोल्टेज सेल कहते हैं, जो सूर्य ऊर्जा को या प्रकाश की ऊर्जा को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि सौर सेल या प्रकाश वोल्टेज सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टेज प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है और हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु, तो ये दिखा रहा है फुलरिन है, जबकि ये हो सकता है उस समय की महंगी धातु हो, लेकिन अब तो बहुत सारी हो गई हैं। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान और यहाँ पर 65 से संबंधित है, वीटी कल्चर, वेजी कल्चर, पीसी कल्चर, ओलेरी कल्चर। तो इसको यहाँ पर मिलान करना है। अगर आप देखोगे तो वीटी कल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? ये अंगूर की खेती से संबंधित हो जाएगा। पीसी कल्चर अगर हम बात करेंगे तो ये मछली पालन से हो जाएगा। ओलेरी कल्चर की बात करेंगे तो सब्जी से हो जाएगा और वेजी कल्चर की बात करेंगे तो ये वृक्षों की कृषि से संबंधित होगा। तो यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, वीटी कल्चर आपके अंगूर की खेती, वेजी कल्चर वृक्षों की खेती, पीसी कल्चर मछली पालन और ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन या सब्जी खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही बात है। यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो देखिए ये सामान्यतः होता है आपके आरबीसी में, और आरबीसी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है, जबकि कौन प्रदान करता है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, जिसमें लिम्फोसाइट्स बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो अणु होते हैं, इसके माध्यम से हमें प्रतिरक्षा प्रदान होती है शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए। तो सी ऑप्शन यानी तीसरा तो गलत हो जाएगा, 1, 2, 4 सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का तेल, जो गेहूं अंकुरित हो जाता है भिगोने पे, उसका तेल सबसे इम्पॉर्टेंट है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं 68, कैफीन क्षारब उपस्थित होता है, यानी कि कैफीन जो होता है वो चाय और कॉफ़ी दोनों में ही पाया जाता है। क्या कहते हैं? कि दोनों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? तो गिबन है। गिबन को जो है कि मानव जैसा दिखने वाला लघुत्तम कपि माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो सिनकोना की छाल से कुनैन की दवा मतलब कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की एक दवा है, और यह पौधा आवृत्त बीजी होता है। क्या होता है? आवृत्त बीजी। 71 प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। तो उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन हैं, यह स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। 72 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो थायमीन की बात करेंगे, बेरी बेरी, बिल्कुल सही बात है। विटामिन B1 के लिए थायमीन, बेरी बेरी। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C
स्कर्वी ठीक है। और विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होती है, वर्णांधता क्योंकि जेनेटिक रोग है, न कि किसी विटामिन की कमी से होती है। और विटामिन के रक्त का जमना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है, जबकि वर्णांधता नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है 73, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की। यानी कि जब WBC अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप समझिए कि ये ल्यूकेमिया नाम का एक कैंसर हो सकता है। 74 प्रश्न कहता है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, यानी वो लगातार खाए जा रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा है कि भोजन अब रोक देना चाहिए, तो उसे बुलिमिया नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है? बुलिमिया नाम की। बुलिमिया नार्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है, फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। और बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। अगला प्रश्न 75, मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ समूह यहाँ पर सही होता है, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है, जबकि AB जो है कि सभी का ब्लड ले सकता है, तो ये सर्वग्राही होता है। 76 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका ओजोन, क्लोरोमेइन और क्लोरीन डाइऑक्साइड यानी उपर्युक्त सभी, ये सभी के सभी जो है कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न 77, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए? सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और हृदय गति नियंत्रण के लिए, या डी उपर्युक्त तीनों ही गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क को सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है जो हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च क्यों इतनी तीखी होती है? क्योंकि इसमें कैप्सेइसिन की उपस्थिति होती है, इसलिए मिर्च इतनी तेज होती है, यानी कि बहुत तीखी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो जो सभी अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं वो सामान्यतः किसी में भी नहीं होते हैं, क्योंकि सोयाबीन और पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और यह सामान्यतः शाकाहारी लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल के जो व्यावसायिक उत्पादन होता है उसके लिए बी ऑप्शन हो जाएगा कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होता है ये खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 है, यहाँ पे क्या कहता है 81? तो 81 आपका प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है कि हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, और इसी को हम P32 भी कहते हैं। इसका उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। फिर अगला एक प्रश्न है 82, भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो बराक मिसाइल को इजराइल के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पॉलिटी से संबंधित है अगले प्रश्न। 83 प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहा जाता है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और जब लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया यानी भेजा जाता है, तो जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। और अनुच्छेद 110 जो है वो बताता है आपको क्या, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में कि धन विधेयक आप किसे कहेंगे। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है कि वो व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति जो है कि किसी को जनजाति या जाति घोषित कर सकता है।
और ये जो शक्ति है उसकी संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंधित राज्यपाल से परामर्श करेगा, उसके बाद उस राज्य या संघीय क्षेत्र की किसी जाति या जनजाति को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में घोषित कर सकता है। 85 प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 में है, वित्त आयोग की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 280 में है, और वित्तीय आपात की बात करेंगे तो यह जो शक्ति है ये आपकी 360 में है, और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे तो यह आपकी 312 में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 प्रश्न जो है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो यह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए था और इसका गठन 1983 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी, जिसमें 2 अन्य सदस्य और थे, शिवरामन जी थे और कौन थे, SR सेन जी, ये 2 लोग और थे इसमें। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग एक है, क्या है राज्य वित्त आयोग? संवैधानिक संस्था है। तो इसका जो निर्माण किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में आयोग के गठन की दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, इसीलिए राज्य वित्त आयोग क्या हो गई, एक संवैधानिक संस्था हो गई। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल नंबर 253 यहाँ पे लिखा होगा कि सामान्य आंसर जो है किसका क्या होगा, आर्टिकल 253। तो संविधान के अनुच्छेद 253 में उल्लेखित है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई भी विधि बनाने की शक्ति होती है। तो और जबकि अगर मैं आपको बताऊं 249 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो जब राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दिया जाए कि राष्ट्र हित में राज्य सूची पर आपको विषय बनाना चाहिए, तो वो उस राज्य सूची पर भी विषय बना लेगी जब इसके लिए राज्यसभा पारित करेगी। 89 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल नंबर 324 में दिया गया है। और आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया था। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था 1973, इसमें जो है कि 13 लोगों की जो है कि संवैधानिक पीठ बैठी थी, यानी कि 13 जजों की, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जो है कि बेंच मानी जाती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक यह नियम लागू नहीं रहेगा। इसमें क्या लिखता है कि 249 खंड 1 कहता है कि जो भी प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, परंतु जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प अपनी रीति से पारित होता है विशेष बहुमत से, तो उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की अवधि तक रहेगा। यानी 249 के तहत अगर राज्यसभा बार बार हर 1 वर्ष पे जो है कि नियम बनाती है कि राज्य सूची पर जो है कि वो करिए, नियम बनाइए, संसद से कहती है, तो वो लगातार हर 1 वर्ष के बाद बनाती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज संबंधी व्यवस्था दी गई है भाग में, और ये जो है कि 29 विषय इसमें शामिल हैं। जबकि भाग 6 की बात करेंगे तो ये राज्य के विषय से संबंधित है, और भाग 4A की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, जबकि भाग 3 की बात करेंगे तो ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो आइए यहाँ पर यह भी देखते हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा इसको स्थापित किया गया था भाग 9 को। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, या लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, या कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा कि लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए, अर्थात संघ के स्तर पे केंद्र में यूज हो और राज्य के स्तर पे, और साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पे भी स्थानीय स्तर पे जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसका शुभारंभ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा 94, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं, यानी कि इसकी बनाने वाले किसे कहते हैं? तो BR मेहता, जिसको हम कहते हैं BR अम्बेडकर नहीं,
B.R. मेहता जी, इनका नाम है बलवंत राय मेहता जी। इन्होंने 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, इसके द्वारा जो भी कार्य हो रहे थे इसकी कमेटी, मतलब इसको और बेहतर करने के लिए या इसके सुझाव या समीक्षा करने के लिए स्थापित की गई थी 57 में। हालांकि फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट 57 में यही दी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक सिफारिश दी, जिसमें आगे पंचायती राज के रूप में जाना गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है, और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंचायत नहीं होती बल्कि पेशा आता है यहाँ पे। तो आर्टिकल 243 घ यानी डी के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, और इस प्रकार के जो आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगी जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की तथा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि उनको उनकी संख्या के अनुपात में ही दिया जाता है। तो उल्लेखनीय है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है, जबकि संघ राज क्षेत्र में दिल्ली को छोड़कर अन्य किसी भी जगह यह अस्तित्व में नहीं है। अगला प्रश्न 97, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों से संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो राज्य का विधानमंडल तय करता है। कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो यह बी ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट की भी यानी कि राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर देती है। 99 प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और मौलिक अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, 100 नंबर होगा प्रश्न शायद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 51 है, जिसमें कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समृद्धि की बात करनी है, और यह हमारे भारत में DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे संस्थान है और उनके कुछ आर्टिकल हैं, इनका मिलान करना है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक अधिकरण 323A में है, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। तो ये इसका सही मिलान हो गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 21 होती है। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट होता है। अच्छा, सहकारी समिति के संबंधित जो अगर आपको संवैधानिक संशोधन पूछ लिया जाए तो 97वां संवैधानिक संशोधन था, जिसके द्वारा सहकारी समिति को फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ दिया गया आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत। वहीं DPSP में भी जोड़ दिया गया 43B के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह में भी जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 103, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 से संबंधित है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। साथ ही साथ इनको वही वेतन और भत्ता मिलेगा जो राष्ट्रपति इनकी पारिश्रमिक को तय करता है। इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। और अगला प्रश्न अब आता है आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना। अब देखिए ये योजना है, ये उसी समय की योजना है जो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग करंट अफेयर्स में केवल वही योजना पढ़ेंगे जो सामान्यतः चर्चा में रहेगी, और उसमें भी जो सेगमेंट आज भी बन सकते हैं, तो हम उस पर ही विचार करेंगे, केवल सभी पे विचार नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है? तो डी हो जाएगा ऑप्शन, डिजिटल भारत योजना। डिजिटल भारत योजना जो है कि ये अधोसंरचना के लिए नहीं है, बल्कि आपके डिजिटल डेवलपमेंट के लिए है।
प्रश्न संख्या 106 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो ये वाई रेड्डी साहब हैं, जिनका जो कार्यकाल था 2015 से 2020 तक था। लेकिन अभी जो 15वें वित्त आयोग हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन.के. सिंह है, और इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये 2008 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि रमसा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना या उनके लिए रास्ते खोलना, बिल्कुल सही है यह भी। और अगला देखते हैं, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, नहीं, यहाँ पे तो बैंकिंग संस्थाओं को नए नए रूप से डेवलप किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये गलत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार भी किया जाता है। 110 प्रश्न है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? सीमांत कृषक किया जाता है, भूमिहीन कृषि श्रमिक या भी अनुसूचित जाति जनजाति, इनको भी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे करों में कमी होती नहीं, मजदूरी में बढ़ोतरी होती नहीं, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा, कि जो उसको घाटा हो रहा होता है, राजकोषीय घाटा, उसके लिए वो फाइनेंस जुटाती है, अर्थात पैसा जुटाती है। और पैसा जुटा के अपनी जेब में नहीं रखती है, बल्कि सामाजिक योजनाओं में उसे लागू करती है। उन बजट को जो है कि पेश करती है, उन पैसे को देती है समाज में, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और पैसा पहुंचने से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से महंगाई जो है कि बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 112, कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक, उन बच्चों को जो है कि सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया जाता है। उनके लिए योजनाएँ हैं। अच्छा, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को देखना चाहते हैं, तो मेरी इकोनॉमिक्स सीरीज़ आप देख सकते हैं। सबसे नीचे प्लेलिस्ट में वहाँ पर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमिक्स, उस सीरीज़ को आप देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग की है, बोर्ड पे भी और कॉपी के माध्यम से। जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं ना इकोनॉमिक्स के लिए, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक्स मैंने कवर की है। लगभग 25-30 क्लासेस होंगी, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, और जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करने के लिए हुई थी। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, वो भी निःशुल्क, यानी राइट टू एजुकेशन यहाँ पर बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, और यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जिसे 2010 में प्रारंभ किया गया था। अब इस योजना का स्थान मई 2015 में अटल पेंशन योजना ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ग्रामीण आवास है, पेयजल है, ग्रामीण सड़क है, परंतु ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। तो आइए समझते हैं इसमें भी 6 सेगमेंट आते हैं कि 2005-06 में जो प्रारंभ की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम, जिसमें 6 घटक आते हैं: ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 115 है, मतलब कि 115, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें काल अनुक्रम के साथ व्यवस्थित करें। तो देखिए, गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उन्होंने 2 बार किया, और हरित क्रांति का प्रारंभ भी आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो आइए हम इसकी सीधे व्याख्या पढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969 को किया गया। जबकि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इसका सही क्रम क्या होगा। अगला प्रश्न 117,
116 है ई बिज। ई बिज संबंधित किससे? तो सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने की थी? तो केलकर समिति ने इस छूट को समाप्त करने की बात की। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की जो अवधि है वो 2015 से 2022 तक थी और इसका टारगेट रखा गया था कि 2022 तक जो है कि हम सभी को आवास मुहैया करा देंगे। हालांकि इसके टारगेट्स को बढ़ा दिया गया है और अब 2024 तक कह दिया गया कि सभी को आवास मिल जाएगा 2024 तक। तो ये सरकार की योजना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना, बिल्कुल है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन करना, यह भी सही है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, यह इसका काम नहीं है, क्योंकि साख सुविधाओं को जो सुदृढ़ करना होता है वो RBI का काम होता है, न कि आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। इसको यहाँ पे देखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 120, जो कि जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित है। और जनसंख्या के जो आंकड़े हैं जो 2011 में गठित आए थे, तो वही आंकड़े जो है कि लगातार अभी 2021 तक, या यूँ कहें कि जब तक अगली जनगणना के डेटा नहीं आते हैं तब तक इसी को मानना है। तो प्रश्न संख्या 120 देखते हैं, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना के संबंध में अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सिखों में जो है कि सबसे कम लिंगानुपात है, क्योंकि सिखों का जो है 903 है, जबकि बौद्ध में 965, जैन में 940 और मुस्लिम में तो 951 है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में लगभग 1106 है। और उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल आता है 1028, केरल 860 और उत्तर प्रदेश में 829, ये चौथे नंबर पे आता है। ध्यान दीजिएगा कि बिहार में 1106, बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829। तो चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है जनसंख्या घनत्व में। अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये जनसंख्या वृद्धि दर है, तो हम इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी क्या? 29 वर्ष यहाँ पे लिखा गया कि 29 वर्ष यहाँ पे औसत उम्र होगी। अब स्टेट स्पेशल देख लेते हैं, तो देखिए 2014-15 में उत्तर प्रदेश के निर्यात की हिस्सेदारी पूछ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप इस समय पढ़िए कि 2022 में उत्तर प्रदेश की निर्यात हिस्सेदारी कितनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। तो आप देखेंगे कि जो जिला योजना होती है उसमें तीनों को ही शामिल कर लिया जाता है, तभी जो है कि प्लानिंग होती है और फिर पंचायती राज काम करता है। जैसे उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 तथा नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए हों। क्वेश्चन नंबर 126 है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो भाई एशिया की पूछ लिया है, अब ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आज भी वो एशिया की हो। वैसे तो खतौली जो है कि खतौली जो चीनी मिल है वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर हो गया है। तो अब जो है कि कौन सी हो गई? बजाज हिंदुस्तान हो गई। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है अब और भी लेटेस्ट डेटा हो गया हो। और उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो तो नोएडा में, क्योंकि यूपी में नोएडा ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली में है। कहाँ पे है? ये बरेली में है। अगला समसामयिकी है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो देखते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वही प्रश्न पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न पढ़ते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में आया ये वेंडल स्टीन 7X संबंधित है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 132 कि विश्व में कितने देशों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू की गई है? तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि अब इस समय भी 22 में हो, ये तो कहीं पे भी हो सकता है। अभी हाल ही में किस देश के एक बच्चे ने मानक नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी? इसको भी छोड़ दीजिए। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ये भी छोड़िए।
केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस, ये प्रश्न अच्छा है कि क्या होगा इसका उत्तर। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से दिए गए विकल्पों में से किसी भी व्यक्ति का जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में प्रस्तावित नहीं किया है, अपितु भारतीय जनता पार्टी 5 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया। तो ये आजमगढ़ में चुनी गई थी। अगला प्रश्न है रघुवीर चौधरी ने जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये तो उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए जो मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग है, तो ये उस समय का प्रश्न, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ राफेल नडाल है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों, यह भी जो है कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान अधिकार दिया गया। उन्होंने इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती, तो सऊदी अरब हो गया। अगला प्रश्न, सिंपली क्लिक डेबिट कार्ड योजना, ये जो है SBI की है। सिंपली क्लिक डेबिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड योजना SBI के द्वारा जारी की गई है। और अब इसी में अगले प्रश्न को देखते हैं, 64वीं मिस यूनिवर्स तो छोड़ो, इस समय तो जो चल रही है 70वीं 72वीं, उन्हें आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता, ये भी हमें 2022 में पढ़ना है कि किसको मिला है, तो ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आगे कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर होगा तो हम उसे ज़रूर करेंगे, चाहे एक ही प्रश्न क्यों ना हो। और मुझे दिख रहे हैं 2-3 प्रश्न जिसे हमें करना है। तो आइए करते हैं हम लोग कि पुस्तक जो है कारगिल टर्निंग द टाइड, यह पुस्तक जो थी मोहिंदर पुरी की थी। किसकी थी ये? मोहिंदर पुरी की थी। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल हरियाणा में स्थित है और यह कई बार मैचिंग करने के लिए पूछा जाता है संस्थान के लिए। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, यह कहाँ पे? माउंट आबू में है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है, यानी कि राजस्थान में। तो दोस्तों ये तो थे आपके 2016 के प्रश्न पत्र, और आगे अब हम करेंगे अगली बार 2015 के प्रश्न पत्र। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2015 के 2 बार परीक्षा हुई थी, एक री एग्ज़ाम हुआ था और एक पहला हुआ था। तो दोनों ही प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो री एग्ज़ाम हुआ था वो 10 मई 2015 को हुआ था। तो इस पर हम लोग जो है कि कल मिलेंगे आपसे दोपहर 12 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।